ये देखिए आपके सामने आज मॉक टेस्ट का जो सेट 2 है। सेट 1 इससे पहले आ चुका है, तो सेट 2 आपके सामने दिया जा रहा है। इसके कुछ प्रश्न, 10 प्रश्न लगभग इसमें हैं। इन 10 प्रश्नों की व्याख्या के साथ जो उत्तर है मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उनको सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, और कहीं पर कोई प्रश्न आपका आता है तो पूछिएगा जरूर। ठीक। तो जितने भी अभी उपस्थित हमारे साथी हैं, आप लोगों ने अभी ये टेस्ट दिया, किसी का स्कोर 9 रहा जो कि आपकी स्क्रीन पर है, किसी का 6, किसी का 3, किसी का 4। तो जो भी आपका स्कोर रहा उसके अनुसार आप थोड़ा सा अलर्ट होइए कि अपनी तैयारी कैसे करनी है आपको। बाकी जो लोग सुन रहे हैं वो प्रश्न को देख करके उसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा, हालांकि उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लिए सत्य नहीं है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986? ये डिस्कस किया आपके साथ, है ना? तो इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत ये रहेगी, जो हिंदी वाला जो वर्जन था उसमें 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए, बट कोई नहीं, इंग्लिश में वो चेंज है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर चर्चा भी हो चुकी है अच्छी हमारी, और आपको मैंने 2 बार जो उसका कंटेंट था वो सेंड कर दिया है। फिर से एक बार क्लास में डिस्कस करेंगे इसका। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में से 3 विशेषताएं आपके सामने लिखी गई थी, और एक जो स्टेटमेंट था वो इसकी विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है, वो पहचानना था। तो पहली विशेषता इसकी है कि एजुकेशन इज अ यूनिक इन्वेस्टमेंट। ये बोलता है एनसीएफ, सॉरी, एनईपी 1986 में अगर आप देखते हैं तो ये कहता है कि शिक्षा एक विशेष निवेश के रूप में है, या फिर एक विशिष्ट निवेश है, जो कि वर्तमान और भविष्य में सर्वांगीण विकास करने का कार्य करता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका है, शिक्षा अपनी सभी अभिव्यक्तियों में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश। रिपीट हो गया है, ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में देखिएगा, इट advises a common educational structure of 10 plus 2 plus 3 which was recommended by कोठारी कमीशन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कोठारी आयोग द्वारा जो प्रस्तावित एजुकेशनल स्ट्रक्चर था 10 प्लस 2 प्लस 3 का, वो अपनाया गया था। बिल्कुल सही है, ये भी इसकी विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सीखने के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को एक अति आवश्यक और आवश्यक शर्त के रूप में मान्यता दी गई है। रिकॉग्नाइजिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग। देखिए, FLN इसका फुल फॉर्म पूछा आता है एग्जाम में आपसे। FLN ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसका अपना एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि सभी बच्चों को जो कि प्रारंभिक शिक्षा ले रहे हैं, उसमें भी विशेषकर कक्षा 1, 2 और 3 के जो छात्र हैं उनमें आधारभूत या मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होनी चाहिए। ठीक है। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसका प्रस्ताव है। तो ये 1986 का प्रस्ताव नहीं है। और वर्तमान समय में FLN बहुत ज्यादा लाइट में भी है। काफी जो भी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं या प्राइवेट में कार्यरत हैं प्राइमरी सेक्शन पे, तो उनको जानकारी होगी इसकी। ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, अलग से भी नोट करिएगा। FLN का फुल फॉर्म क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत संख्यात्मक और साक्षर ज्ञान। ठीक है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा कि ये 1986 का रिकमेंडेशन नहीं था, ये 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उसका रिकमेंडेशन है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। जीवन भर शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया का एक पोषित लक्ष्य है। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज चेरिस्ड गोल ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। बिल्कुल है, डेफिनेटली है। ठीक है। तो इस तरीके से 1986 की जो शिक्षा नीति है, जो कुछ आप लोगों को मैंने कंटेंट दिया था और आपने पढ़ा था, अगर अच्छे से किसी ने पढ़ा हो, याद हो, तो उसने ये उत्तर सही किया होगा।
और अगर नहीं ढंग से पढ़ा है आपने तो हो सकता है कि मिस्टेक की हो और ये गलत हो गया हो। ठीक है, तो जो भी आप उपस्थित है उनमें से कितनों का ये गलत था, आप लोगों को खुद से जानना चाहिए कि कितना रिवीजन आपको चाहिए अभी। ठीक है, कोई है आप में से जिसने बिल्कुल सही किया है इसका आंसर, प्रेजेंट में जो अभी यहाँ पर है? फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीटीई का कार्य नहीं है? एनसीटी तो आप जानते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, क्या काम करता है वो? शिक्षक शिक्षा के संबंध में कार्य करता है ना। तो देश में शिक्षक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी करना बिल्कुल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर टीचर एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना और उसके परिणाम प्रकाशित करना। अंडरटेक सर्वेज एंड स्टडीज relating to various aspects of teacher education and publish the result thereof। तो जो भी साथी इसको बाद में सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो पॉज करके आप इसके ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं इजीली, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम इतना नहीं लूंगा आप लोगों का। मान्यता प्राप्त संसाधनों सॉरी संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस और अन्य शुल्कों के संबंध में भी दिशा निर्देश ये निर्धारित करता है। शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु आवश्यक कदम। तो एक चीज याद रखनी है कि एनसीटीई शिक्षा शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण की रोकथाम पर काम करता है। तो इसका काम क्या है? रोकना है, बढ़ाना नहीं है उसको। तो इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने का जैसे सेंस देखने को मिल रहा है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर कोई प्रश्न होगा आप लोगों का पूछेगा। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने पढ़ा है फिलोसफी को, है ना? और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। राज्य का केवल व्यवहारिक अस्तित्व है, यह कथन किस दर्शन का है? स्टेट हैज ओनली प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस। कौन कहता है ऐसा? प्रकृतिवाद कहता है। अब क्यों कहता है, क्या उसके पीछे रीजन है, इसके लिए आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी, बिना क्लासेस के ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ लेक्चर्स हैं ऑलरेडी, उसको आप देखिए, है ना? और अगर उसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो आप लोग पूछिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? अब आपको पहचानना है इसमें कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रकृतिवादी शिक्षा क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, फिर प्रकृतिवादी शिक्षा क्या है, फिर उसके उद्देश्य क्या है, और फिर उन उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। ठीक? तो जीवन संघर्ष की क्षमता का विकास करना, ये प्रकृतिवादी उद्देश्य है। पवित्र जीवन की तैयारी, ये प्रकृतिवादी उद्देश्य नहीं है, ये क्या है आपका? आदर्शवादी उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि प्रकृतिवाद में पवित्रता जैसी कोई चीज नहीं है। पवित्रता कहाँ होगी? प्योरिटी किसमें चाहिए? क्या है प्योरिटी? कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करोगे तो प्योरिटी मिलेगी, है ना? रूल्स की बात कौन करता है? तो आदर्शवाद करता है हमेशा। तो आदर्शवादी विचारधारा का ये उद्देश्य है। बालक एक आदर्श मानव मशीन के रूप में विकसित करना। आदर्श मानव मशीन मतलब क्या होता है? देखो, प्रकृतिवाद का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि ये जो भी सृष्टि है, पूरी दुनिया है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। और हर किसी स्थान पर आपको प्राकृतिक नियम समझने होते हैं, जानने होते हैं, उनका अवलोकन करना होता है। ठीक है, तो मशीन का काम क्या होता है? मशीन का काम क्या होता है? किसी एक कार्य को इफिशियंसी के साथ करना। ठीक है, और प्रकृतिवादी मानव को भी प्रकृति का एक तत्व मानते हैं, कोई ऐसा जीता जागता इंसान के रूप में उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं आदर्शवादी की विचारधारा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रकृतिवादी जो है वो मनुष्य को भी अन्य जीवों की तरह, अन्य तत्वों की तरह मानते हैं। जैसे पेड़ पौधे फूल फल देते हैं, वैसे ही मनुष्य का भी कुछ काम है। तो एक ऐसा आदर्श मानव मशीन के रूप में विकसित करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, जो उससे आवश्यकता है वो पूरी हो सके। जैसे आम का पेड़ आप लगाते हैं ना, आजकल गर्मियों का समय है, आम का पेड़ लगाते हैं तो आपकी अपेक्षा रहती है कि इस पे आम लगे और मैं उस आम को खाऊं। यस और नो? बोलिए हाँ या ना। तो इसी तरीके से मनुष्य से भी कुछ अपेक्षाएं हैं प्रकृति की, और प्रकृति की उन अपेक्षाओं को मनुष्य पूरा कर सके, इसके लिए उसको आदर्श मानव मशीन के रूप में विकसित करने की बात यहाँ पर कही गई है। पूर्ण जीवन की तैयारी, ये भी इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, किसका मत है कि आत्मा पदार्थ से उत्पन्न एक तत्व है और ईश्वर का अस्तित्व धर्म पर आधारित है? ठीक है,
तो आत्मा, पदार्थ, पदार्थ की बात तो हमेशा कौन कर रहा है? यथार्थवाद कर रहा है, ठीक है। और पदार्थ से उत्पन्न चेतन तत्व है, ये कौन कहता है? आपको यथार्थ पढ़ा होगा अगर आपने अच्छे से, तो आपने इसको सही कर लिया होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए इस पर ज्यादा चर्चा करना फिर खाली टाइम वेस्ट करना हो जाता है। जिनको अधिक जानकारी चाहिए होगी तो वो आप ऑलरेडी हमारे वीडियोस हैं इसमें, आप देखिएगा उसको। और अगर उसके बाद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो प्रश्न करिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये एक कोटेशन है, कोटेशन तो आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। विद्यालय मनुष्य के लिए वास्तविक मुक्ति का स्थान है, तो किसने कहा है ऐसा? कमीनियस ने कहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रश्न है, समूह अधिगम विधि किस दर्शन में? तो समूह अधिगम मतलब जहां पर समूह के साथ काम किया जाए, समाज की बात होगी, तो समाज की बात आपकी ये प्रयोजनवाद में होती है, तो इसका उत्तर प्रयोजनवाद इसलिए हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर ये कोटेशन है, कोटेशन पढ़ लीजिए आप, ये बटलर ने दिया हुआ है।